चिराग देखकर मेरे मचल रही है हवा, कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा। चिराग मेरे देखकर मचल रही है हवा, कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा। बना रहे थे जो किस्से मेरी तबाही के, बना रहे थे जो किस्से मेरी तबाही के, उन्हें खबर ही नहीं कि रुख बदल रही है हवा। आप सभी को नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार। इस नई सीरीज में आप सबका स्वागत है, जिसका नाम है क्वेश्चन से क्वेश्चन तक। मैंने इस सीरीज के नाम में थोड़ा सा बदलाव किया है और आपसे इस सीरीज का नाम होगा प्रश्नों से सपनों तक। और इसका पहला प्रश्न, ये आपको इसका जवाब देना है और बताना है कि सही जवाब क्या है। मैंने इन सारे प्रश्नों के जवाब, 20 प्रश्नों की सीरीज है ये, और आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी वनडे एग्जाम में। यूनेस्को द्वारा हाल ही में मराठा सैन्य परिदृश्य, अब तक के भारत के कौन से वे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बने हैं। अभी ये 12 जुलाई का नया डाटा अपडेट होके आया है। तो यूनेस्को की साइट में भारत के कितने स्थान हो गए हैं, यही है 38, 40, 42, 44। इसका सही आंसर है 44। चलिए देखते हैं। हाँ, सही आंसर 44 है। यूनेस्को, पूरा नाम है यूनेस्को का यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी 1945 में हुई। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस। पेरिस सीन नदी के किनारे है। फ्रांस जो इसे लोकतंत्र का जन्मदाता कहते हैं, फ्रांस जहाँ से गणतंत्र लिया गया है, बात कर रहे हैं। और यूनेस्को का मुख्यालय हो ही गया पेरिस में। चलिए भैया, अगला है आपसे प्रश्न। हाल ही में कौन रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की प्रथम महिला महानिदेशक बनी है। प्रश्न बन सकता है आपके आने वाले एग्जाम में, मुझे महत्वपूर्ण लगा। तो बताना है आपको। सोनाली मिश्रा, अपराजिता राय, दीपिका माथुर, अंशिका वर्मा। और इसका सही जवाब है, बताइए आप लोग। ऑप्शन ए सोनाली मिश्रा। देखते हैं। हाँ, ऑप्शन ए सोनाली। ये पहले बीएसएफ में रही, अभी यहाँ आरपीएफ में। 1988 बैच के आईपीएस हैं ये। और आरपीएफ की जो स्थापना हुई है वो 1957 में हुई है। रेलवे सुरक्षा बल, और रेलवे की बात करें तो रेलवे जो भारत की है वो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारत में लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक माना जाता है। 1853 में पहली बार ट्रेन चली थी मुंबई से थाने। डलहौजी ने बहुत काम किए थे, रेलवे का जनक। इसी के समय डाक टिकट जारी हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के समय अंतिम चार्टर अधिनियम भी आया था। लॉर्ड डलहौजी के बाद कैनिंग बना था 1857 की क्रांति में। इतिहास की बात है। चल, अगला है रेल मंत्री। चलो, ये तो उसी से। हाँ, अगला प्रश्न है, भारत के पहले डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत किस राज्य में हुई। ऑप्शन ए दिल्ली, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। ये एआई वाली है, वर्चुअल। भारत के पहले डिजिटल, बताना है आपको इसका जवाब। और इसका सही आंसर है राजस्थान। चलिए देखते हैं। हाँ, राजस्थान है। डिजिटल लोक अदालत राजस्थान, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, जहाँ पे भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान। नाम आप कमेंट्स करके बताएंगे कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, ये कमेंट्स में बताना। अगला प्रश्न है, भारत की पहली जल मेट्रो सेवा किस राज्य में शुरू हुई। ए केरल, बी गोवा, सी महाराष्ट्र, डी पश्चिम बंगाल। पहली बार जल मेट्रो की शुरुआत हुई है। कार्बन की शून्य कार्बन उत्सर्जन होगा, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल होगी ये। जिस राज्य में शुरू हुई उस राज्य का नाम है केरल। चलिए भैया, केरल कोच्चि वाटर मेट्रो कोच्चि में चली है पहली बार, ये उसी की पिक है। ये जो भी इससे फायदा होंगी वो मैंने लिखी है यहाँ पे। और ये भारत की नहीं, एशिया की पहली फुली इलेक्ट्रिक वाटर मेट्रो सेवा है। अगला प्रश्न है आपसे, विश्व में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी में है। किस नदी में सबसे ज्यादा पानी है, ये प्रश्न है आपसे। नील, बी या संगे, सी अमेजन, डी मिसिसिपी। बताना है इसका सही जवाब आपको। सही जवाब है इसका अमेजन नदी। दक्षिण अमेरिका में बहती है ये। प्रवाह का क्षेत्र इसका सबसे बड़ा है, चौड़ी नदी है। और अमेजन नदी पे कोई भी पुल नहीं है। ये देखिए, ये अमेजन नदी के बारे में कहा जाता है
कि ये नदी जिस जगह से निकलती है वहां एक बूंद से दूसरा बूंद जो जमीन पे आता है 8 सेकंड टाइम लगता है। 8 सेकंड में एक बूंद दूसरा बूंद जमीन पे आता है, इतना धीरे जहां से ये निकलती है नदी। पेरू से निकलती है ये नदी। और बताया गया है कि इसका टाइम से इतनी धीरे धीरे इसका जो पानी है, एक बूंद से दूसरे बूंद, दूसरा बूंद से तीसरा बूंद, हर बूंद में 8 सेकंड का टाइम, लेकिन अनादिकाल से लगातार बूंद टपक रहा है। और उससे दुनिया की इतनी बड़ी नदी बन गई कि उस पर आज तक पुल नहीं बनाया जा सका। मैंने कहने का मतलब ये है कि अगर आप निरंतर प्रयासरत रहते हैं तो आप भी सफल होंगे, इस बात की गारंटी इस नदी से आप सीख सकते हैं। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अगला है आपका, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? साउथ पोल पे जो भारत का अनुसंधान केंद्र है उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए हिमाद्री, बी मैत्री, सी दक्षिण गंगा, डी भारत अनुसंधान केंद्र। बताना है जवाब आपको इसका। और संभवतः ये आने वाले एग्जाम में आपको ये प्रश्न मिलेंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हिमाद्री। ये उत्तरी ध्रुव पर है। दक्षिणी ध्रुव पर जो है उसका नाम है मैत्री, आपकी जानकारी के लिए। अगला है, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, जो भी है बताना है। कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं भारत में? रेल गेज। इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन सी, 4 प्रकार के हैं भारत में रेल मार्ग। हाँ, ब्रॉड गेज जिसकी चौड़ाई 1.676, दूसरा है मीटर गेज, इसकी 1 मीटर, और तीसरा है नैरो गेज, ये 0.762 पहाड़ी इलाकों में या कम यातायात वाले क्षेत्रों में प्रयोग होता है। और चौथी है हाई स्पीड रेल, ब्रॉड गेज कहते हैं, विशेष गेज है। विशेषता 250 किलोमीटर, अभी जो हमारे यहाँ हाई स्पीड ट्रेन चलाने के बारे में आपने सुना भी होगा, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन चलेगी जापान की मदद से, तो विस्तार किया जा रहा है, नई ये पटरियां बिछाई जा रही हैं। अगला प्रश्न है आपसे, किस वृक्ष को काटने पर बच्चों की तरह आवाज करता है? ऑप्शन ए मैट्रिक का पेड़, बी देवदार का पेड़, सी शीशम का पेड़, डी बरगद का पेड़। जवाब देना है आपको। इसका ऑप्शन ए सही है, मैट्रिक का पेड़। एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है जो दूर से सुनने पर बच्चों को रोने या चीखने जैसी प्रतीत होती है जब इस पेड़ को काटा जाता है। एक जैविक एक दुर्लभ जैविक घटना है जो सभी पेड़ों में नहीं होती। कुछ क्षेत्रों में से जादुई पेड़, इसका जो दूसरा नाम है जादुई पेड़ के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया? आदिल शाह, अमीर खुसरो, तानसेन, बैजू बावरा। बताना है ये आपको। संगीत यंत्र जो तबला है, पखावज से बनाया गया है, दाएं और बाएं दोनों हाथों से बजाया जाता है। इसका प्रचलन भारत में, सही जवाब है ऑप्शन बी अमीर खुसरो। जानते होंगे अमीर खुसरो को, इन्होंने 9 सुल्तानों का कार्यकाल देखा है, दिल्ली सल्तनत के ये कवि रहे हैं अमीर खुसरो। इन्होंने कव्वाली का भी और सितार का भी शुरुआत इन्होंने भारत में की है। सितार का आविष्कारक भी माना जाता है और कव्वाली का भी अमीर खुसरो को। अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना होगा। 9 सुल्तानों, काफी सुल्तान आ जाते हैं उनमें तो। ये 13वीं, अच्छा इनके इनके गुरु भी हैं दिल्ली सल्तनत के शाही दरबारी निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे ये। अगला प्रश्न है आपसे, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना, थर्मामीटर, बैरोमीटर, एनीमीमीटर, हाइग्रोमीटर। बताना है आपको वायुमंडलीय दाब किससे नापते हैं। इसका सही जवाब है बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से नापते हैं। थर्मामीटर से बुखार नापते हैं। एनीमीमीटर से हवा की जो स्पीड होती है वो। और हाइग्रोमीटर से नमी नापते हैं, वायु में आर्द्रता कितनी है। तो उसमें बैरोमीटर के आविष्कारक यही, उसी से संबंधित तूफान, बारिश, हवा की गति और मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए। अगला प्रश्न है आपसे, किसे भविष्य की धातु माना जाता है? इसमें से किसे भविष्य की धातु कह सकते हैं हम? तांबा, प्लेटिनम, टाइटेनियम, एल्युमिनियम। 11वां प्रश्न है ये आपसे।
और भविष्य की धातु, आजकल हमारे घरों में भी बड़ा प्रयोग होने लगा है इसका। ऑप्शन डी सही है, एल्युमिनियम। इसे भविष्य की धातु कहा जाता है क्योंकि इसमें वे सारे गुण हैं जो आधुनिक उद्योग, परिवहन और टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी है। अगला प्रश्न है आपसे, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? 1398 में तैमूर लंग, जो एक पैर से लंगड़ा था, मध्य एशिया का दुर्दांत आतंकी तैमूर, इसने भारत पर अटैक किया था। लंगड़ा होने के कारण इसे लंग कहा गया। तो जब उसने भारत पर अटैक किया, या सॉरी दिल्ली पे अटैक किया, उस समय कौन शासक था यहाँ का? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, नसीरुद्दीन महमूद और बलबन। इसका ऑप्शन सी सही है, नसीरुद्दीन महमूद, यही सही है। इसका शासन बहुत छोटा सा राज्य रह गया था दिल्ली से पालम तक, और जब तैमूर लंग ने अटैक किया तो ये भाग गया, यहाँ से मिला भी नहीं। तैमूर लंग ने बहुत सारी, यहाँ पे लगभग 8 घंटे तक कत्लेआम किया, और महिलाओं को, बच्चों को, बूढ़ों को, सबको काट डाला। बहुत बहुत गलत किया इसने, 8 घंटे तक लगातार लोगों को काटा। दिल्ली की लगभग, ऐसे समझो, 70 60 70% जन, जितने भी लोग थे उनको काट के गया ये तैमूर लंग यहाँ से। इतना गलत किया इसने यहाँ आके, और रहा नहीं, लूटपाट की इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए, और वापस चला गया यहाँ से। यही है, 1398 ईस्वी में आक्रमण किया नसरुद्दीन, हजारों निर्दोष नागरिकों का नरसंहार कर दिया, बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया। अगला है, अमरनायक प्रणाली किसकी राजनयिक खोज है? इनमें से कौन सी राजवंश ने अमरनायक प्रणाली की खोज की है? और ये भी प्रश्न यहाँ से, इस राजवंश से प्रश्न बनता ही बनता है एग्जाम में। मौर्य, चोल, विजयनगर, गुप्त। और अमरनायक प्रणाली जिस साम्राज्य ने शुरू की, उसका सही जवाब है विजयनगर साम्राज्य। इसकी राजधानी हम्पी। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का, और यहीं पे एक राजा हुए कृष्णदेव राय। इनकी रचना का नाम है अमुक्त माल्याद, और इन्हीं कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे अष्ट दिग्गज। अष्ट दिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में, और अष्ट प्रधान छत्रपति शिवाजी के दरबार में। विजयनगर साम्राज्य के ही राजा हुए हैं। बाबर ने भी अपनी पुस्तक तुझो के बाबरी या बाबरनामा में जो आत्मकथा लिखी है, उसमें विजयनगर साम्राज्य का उल्लेख किया है, और दुनिया के महानतम नगरों में से एक नगर बताया विजयनगर साम्राज्य। आपने सुना होगा हम्पी के जो मंदिर हैं, कर्नाटक में विशेष शैली है इनकी। ये सैन्य व्यवस्था इन्होंने लोगों ने ही शुरू की थी। इसमें सैनिकों को भूमि देने और उनसे राजस्व तथा सेवा लेने के लिए, ये सत्ता का विकेंद्रीकरण भी इसके माध्यम से हुआ, जो बाद में नुकसान पहुंचाया विजयनगर साम्राज्य को। इसके जमींदारी प्रथा एक तरह से कह सकते हैं, पहली बार सामंतों को, सैन्य अधिकारियों को जमीन देते थे, जो बाद में वहीं से टैक्स वसूल करते थे, वही है। अगला प्रश्न है, भारत की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? भारत की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? ऑप्शन ए अशोक, बी हर्षवर्धन, सी भारत चक्रवर्ती, डी चंद्रगुप्त मौर्य। मुझे लगा ये मिथुन चक्रवर्ती, बताना है आपको। देख लीजिएगा, और शायद आप लोग गलत होंगे यहाँ पे, क्योंकि इसका जवाब ही ऐसा है। इसका ऑप्शन सी सही है, भरत चक्रवर्ती। आपने एक धर्म सुना होगा जो भारत में बड़ा पुराना धर्म है, जैन धर्म। आपने बौद्ध और जैन दोनों के नाम सुने होंगे ना? तो बौद्ध धर्म पहले आता है कि आया, कि जैन धर्म पहले आया? कमेंट्स में बताइएगा। और जैन धर्म के तीर्थंकर हैं ऋषभ देव, उनके पुत्र का नाम है भरत, और आपने उन्हीं के नाम पर बताया गया है कि भारत का नाम पड़ा है भारतवर्ष। ये विष्णु पुराण में और अन्य पौराणिक ग्रंथों के अनुसार राजा भरत चक्रवर्ती ने समस्त भारतीय उपमहाद्वीप पे शासन किया, और उनके नाम पर इस भूभाग को भारतवर्ष कहा गया। एक तो ये कहानी है, और एक दूसरी भी कहानी प्रचलन में है। एक पुस्तक है, उसका नाम है आभिज्ञान शाकुंतलम, महाकवि कालिदास ने, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशनाथम, मेघदूतम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ नाटक लिखे हैं। उन्हीं महाकवि कालिदास की एक रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें राजा दुष्यंत और माता शकुंतला की कहानी है। उनके बेटे का नाम है भरत, जो शेरों के साथ खेलते थे, देखा होगा, जबड़े से दांत गिनते। उनके नाम पर भी भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा। जो भी दोनों कथाएं हैं इसी से संबंधित। अगला प्रश्न है आपका, समुद्रगुप्त के विजयों पर उल्लेख किस में मिलता है? भारत का नेपोलियन,
जिसने बहुत सारी विजय प्राप्त की हैं। इसका उल्लेख इनमें से किसी एक अभिलेख पे मिलता है। नालंदा अभिलेख, भीतरी स्तंभ लेख, प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद अभिलेख। ऑप्शन बताना है आपको। इसका सी सही है, प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है इसका। ऑप्शन डी, प्रयाग प्रशस्ति। अच्छा, इलाहाबाद अभिलेख के ऊपर ही जो लिखी गई है उसे प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी और डी ये गलत टाइप हो गया, तो आप सी या डी कोई एक रख सकते हैं। इलाहाबाद जो अभिलेख है उसी के ऊपर ये प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है, उसी में मिलते हैं। इसके बारे में बताया गया कि इसने इसे भारत का नेपोलियन कहा गया। और प्रयाग प्रशस्ति की रचना हर्षेय नामक कवि ने की है, जो समुद्रगुप्त गुप्त के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, किस खेल को रॉयल स्पोर्ट्स माना जाता है? मतलब राजाओं का खेल इनमें से कौन सा? अब तो बता ही दोगे आप लोग। पोलो, क्रिकेट, घुड़दौड़। राजाओं को तो घुड़दौड़ अच्छी लगती है। टेनिस, क्रिकेट। चलिए, इसका ऑप्शन ए सही है, पोलो। पोलो जिसकी शुरुआत भारत से ही मानी जाती है, मणिपुर से। पोलो दुनिया भर के राजाओं का खेल है। और पोलो खेलते हुए एक दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली का नहीं, लाहौर की गद्दी पे बैठने वाला सुल्तान जिसने गुलाम वंश की स्थापना की है, कुतुबुद्दीन ऐबक, वो पोलो खेलते ही घोड़े से गिरकर 1210 में मर गया है। कि वह कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे लाख बख्श कहा गया, लाखों का दान करने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे कुरान खां भी कहा जाता था क्योंकि उसके कुरान की आयतें मुंह जबानी याद थी। मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने गुलाम वंश की स्थापना की। ये भी पोलो खेलते हुए मारा गया भारत में, लाहौर में। इसने कुतुब मीनार की नींव भी डाली थी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर, दिल्ली में, पूरा, जिसको इल्तुतमिश ने करवाया है। और जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला गुलाम वंश का वास्तविक सुल्तान इल्तुतमिश ही है। चलिए, फिर कभी नंबर आएगा तो बात करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत ने पहला सुपर कंप्यूटर कब लॉन्च किया? 1985, 1991, 1996, 2000। भारत ने इनमें से पहला सुपर कंप्यूटर कब लॉन्च किया, कौन से सन में? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम 8000, कब लॉन्च हुआ? इसका सही जवाब है 1991 में। परम 8000 पहला सुपर कंप्यूटर, अपना पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया था परम 8000 1991 में। सी डैक ने विकसित किया है। चलिए भैया, जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करता है। जब अमेरिका ने हमें अपना सुपर कंप्यूटर नहीं दिया तब हमने इसका निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, बिग बैन किस देश में स्थित है? बैंग बैंग सुना होगा, ऋतिक रोशन की मूवी भी है बैंग बैंग, वो अलग है। एक बिग बैंग थ्योरी भी है, महाविस्फोट सिद्धांत, है ना। ये बिग बैंग किस देश में स्थित है? अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी। ये घड़ी में नीचे वो जो घंटा लगा रहता है उसको बोलते हैं। और इसका सही जवाब है यूके, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन में स्थित है। ये प्रसिद्ध घड़ी टावर है। आमतौर पे पूरी घड़ी को ही कहते हैं बिग बैन। चलिए भैया, घड़ी के टावर के भीतर जो घंटी है उसी को कहते हैं। आधिकारिक तौर पे पहले इसे एलिजाबेथ टावर कहा जाता था। चलो, अगला है भैया आपसे, किस नृत्य शैली को जादूगरनी का नृत्य के नाम से जानते हैं? इनमें से जादूगरनी नृत्य के नाम से जानते हैं कि एक शैली को? कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम। कथक उत्तर भारत का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मोहिनीअट्टम केरला का है। इनमें से है जादूगरनी नृत्य कहते हैं किसी एक को। इसका ऑप्शन डी सही है, मोहिनीअट्टम केरल में जो होता है इसे ही बोलते हैं जादूगरनी नृत्य। और इसके पीछे की कहानी ये है कि भगवान शिव के एक भक्त हैं, भगवान शिव, जिन्हें भोले बाबा के नाम से जानते हैं, बहुत भोले हैं। एक बार एक राक्षस ने इनकी आराधना की और उसने मना लिया इन्हें। जब भगवान शिव मान गए, प्रसन्न हो गए, तो उन्होंने कहा कि वरदान मांग लो। तो उसने वरदान मांगा कि मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए, वो खत्म हो जाए। तो भगवान शिव तो भोले हैं, तो उन्होंने, भोले बाबा ने कह दिया कि ठीक है, तथास्तु, जाओ, ऐसा ही होगा। तो वो निकला वहां से, हिमालय पर्वत से चला, तो उसने देखा रास्ते में माता पार्वती दिख गई। तो उसे बड़ा वो प्रसन्न हो गया। तो उसने कहा कि भगवान शिव को नहीं निपटा देते,
फिर इनकी पत्नी हमारी हो जाएंगी। राक्षस है, दिमाग घूम गया। तो उसने वही किया, वो भोले बाबा के पीछे पड़ गया। बाबा जी आगे, वो भस्मासुर पीछे, बाबा जी आगे, भस्मासुर पीछे। भोले बाबा भाग रहे, बेचारे परेशान हो गए भगते भगते। भगवान विष्णु के पास जब भाग कर पहुंचे हैं, तो भगवान विष्णु से उन्होंने कहा कि ये तो हमने नई आफत मोल ले ली, ये तो हम परेशान हो गए, ये तो हमारा जीना दुर्लभ कर दिया, मारने के चक्कर में पत्नी भी छीन लेगा हमारी। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और फिर नृत्य किया है। तो नृत्य में ही ऐसे ही नाच करते करते उसका भी हाथ उसके सर पे रखवाया, और नाचते नाचते वो इतना मदहोश हो गया, उसी में उसने 3 बार बोला भसम भसम भसम, और खुद भी भस्म हो गया। जैसे जादू नगर नृत्य भी नाम दिया गया। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। अट्टम का मतलब नृत्य होता है। चलिए, उत्पत्ति केरल में हुई। केरल के मंदिरों में देवदासियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। देवदासियों की भी कहानी कभी नंबर आएगा तो बताऊंगा आपको। चलिए, अगला है आपका, कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है? हाँ, भूमध्य सागर का लैंप का है क्या, प्रकाश स्तंभ। हाँ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इनमें से किस ज्वालामुखी को कहते हैं? अब तो बता दोगे, लाइट हाउस से शायद दिक्कत हो रही होगी। माउंट एटेना, वेसुवियस, स्ट्राम्बोली, फुजी। और इसका ऑप्शन सी सही है, स्ट्राम्बोली। ये भूमध्य सागर में पाया जाता है, इटली में। इटली जिसकी राजधानी रोम। मुद्रा का नाम लीरा है इटली के पास। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो इटली के दक्षिण में टायरेनियर सागर में स्थित एक छोटे से द्वीप पर है। ये विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। लगातार विस्फोटक करने वाला ज्वालामुखी है। इसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न था, ये 2 प्रश्न थोड़े जरूरी लगे तो मैंने कहा इनको भी कर दूं, 20 की सीरीज को ना बताया आपको। कौन सा जलप्रपात मार्बल फॉल के नाम से जाना जाता है? इसमें कौन सा झरना है इसे मार्बल फॉल के नाम से आप जानते हैं? ए जोग, बी धुआंधार, सी चित्तौड़, डी कोटालियम। और इसका आंसर बी सही है, धुआंधार जलप्रपात। भेड़ाघाट में नर्मदा नदी पर है ये सफेद संगमरमर से, तो इसे इसके बारे में लिखा होगा इधर मैंने। धुआंधार जल, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। सबसे सुंदर प्रसिद्ध जलप्रपातों में से एक है। मार्बल फॉल्स के नाम से भी जाना, क्योंकि यह भेड़ाघाट के सफेद संगमरमर की चट्टानों के बीच से निकलता है। हाँ, नर्मदा नदी पे है। घूमने के लिए भी बड़ी अच्छी जगह है, घूम के आइएगा। अगला प्रश्न, ये अंतिम प्रश्न है इस सीरीज का। कौन सी भारतीय नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? इनमें से एक नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नर्मदा, माही, गोदावरी, ताप्ती। इन 4 नदियों में एक नदी है जो दो बार काटती है कर्क रेखा को। इस नदी का नाम है माही। ऑप्शन बी सही है इसका। और ये, हाँ, माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले से मालवा पठार से निकलती है, राजस्थान और फिर गुजरात में बहती हुई अरब सागर में गिरती है। ये तो ये सीरीज की थी, और मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं। किसी की है, दिल जलों के लिए है, टूटे दिल वालों के लिए है ये लाइनें। इनके दिल टूट गए, उन्हें पसंद आएंगी। तुम्हारे वादे यादें रिश्ते सौदे ठीक है ना सब? तुम्हारे वादे यादें रिश्ते सौदे ठीक है ना सब? तुम्हारे कुत्ते बिल्ली पर्दे पौधे ठीक है ना सब? तुम्हारे वादे यादें रिश्ते सौदे ठीक है ना सब? तुम्हारे कुत्ते बिल्ली पर्दे पौधे ठीक है ना सब? खैर हम तो पराए हैं, खैर हम पराए हैं तो क्या हुआ, फिक्र तो रहती है। खैर हम पराए हैं तो क्या हुआ, फिक्र तो रहती है। तुम्हारे पहले दूसरे तीसरे चौथे ठीक है ना सब? आपने हमें सुना, यहाँ तक हमारा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलते हैं जल्दी अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।